नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज का सेशन अगर आप देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल सेशन था और उस वॉलेटिलिटी के बीच में जो मार्केट की क्लोजिंग हुई वो बिल्कुल फ्लैट नोट पर हुई। हालांकि निफ्टी बैंक में हमने स्पेशली टुवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग थोड़ी बहुत निचले स्तरों से बाइंग आते हुए देखी। आज के सेशन में टेलीकॉम स्टॉक्स की ओर से प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और लीड कर रहा था भारती एयरटेल, जहां पर हमने एक जोरदार तेजी बनते हुए देखी। और आज जो 15 करोड़ शेयर प्रोमोटर्स ने बेचे हैं, जो ब्लॉक डील्स हुई उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ और ये स्टॉक वीकनेस के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन मेटल इंडेक्स स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा था। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स रहा आज के सेशन में। सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी थी। एफएमसीजी शेयर्स में मोमेंटम पॉजिटिव था, बारिंग कुछ स्टॉक्स को छोड़कर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफी अच्छी खरीदारी का रुझान था। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आयुष्र मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। आज से कुछ प्रोमिनेंट मूवर्स आप देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, आयुष्र मोटर्स, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है। लूजर्स अगर आप देखेंगे तो भारती एयरटेल ब्लॉक डील का इम्पैक्ट दिखा। बजाज फाइनेंस प्रीवियस सेशन की बिकवाली के बावजूद भी आज कमजोर रहा, दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग हुई। और सिमिलरली रुझान हमने बजाज फिनसर्व में भी देखा आज के सेशन में। और टीसीएस भी कमजोरी के साथ ही आज बंद हुआ है। अब देखिए आप कि आज के मार्केट में एफआईएस की ओर से क्या हुआ है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एफआईएस के आंकड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से 4316 करोड़ की बाइंग हुई है। लेकिन ध्यान रखिए, जो आज ब्लॉक डील्स हुई हैं भारतीय एयरटेल में, उसमें पार्टिसिपेशन हो सकता है एफआईएस की ओर से, इसीलिए शायद ये आंकड़े पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हो। सिमिलरली डीआईएस के भी जो आंकड़े हैं वो खरीदारी की तरफ रहे हैं। 2841 करोड़ की बाइंग डीआईएस की ओर से आज के सेशन में हुई है। तो आज का जो मोमेंटम था वोलेटाइल था, लेकिन हाँ, सिलेक्टिव पॉकेट्स में काफी अच्छी बाइंग आज के सेशन में हमने बनती हुई देखी है। आज के जानकार गौरांग शाह भी हमारे साथ बने हुए, उनका पहले क्विक आउटलुक मार्केट्स पर ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट पर अपना व्यू ही बताइए। आज भी ये काफी वॉलेटिलिटी हमने मार्केट्स में देखी। स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स थे जहां पर काफी अच्छा एक्शन देखा गया था। तो क्या यही रुझान आगे भी सस्टेन करेगा? सिलेक्टिव स्टॉक, सिलेक्टिव पॉकेट्स रहेंगी जो फोकस पे रहेंगी, या क्या व्यू है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो ये जो उतार चढ़ाव का माहौल है, ये मेरे ख्याल से पिछले काफी दिनों से बरकरार है। आज भी हमने यही देखा बाजार में। जब शुरुआत हुई तो अच्छी खासी बढ़त के साथ शुरुआत हुई, लेकिन दिन ढलते ही, बाजार बंद होते ही पूरी बढ़त थी वो गंवा दी। और हमारा ये मानना है कि ये उतार चढ़ाव का माहौल मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों नहीं, कुछ हफ्तों तक मेरे ख्याल से आपको देखने मिलेगा। और ये ज्यादा निर्भर रहेगा दीपाली जी के आंकड़े किस तरह के आते हैं, जो बीमार है वो किस तरीके से ठीक हो रहे हैं, नए मरीज की संख्या काबू में आती है कि नहीं, और इसके दरमियान में कुछ खोज निकल करके आती है दवाई को लेकर के, तो ये मेरे ख्याल से कुछ सहारा दे सकती है। लेकिन जिस तरीके का माहौल था, ये माहौल मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्तों तक या महीनों तक हमें देखने मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि ये जो रेंज है, यानी कि दायरा है, वो 8800, 9000 नीचे की तरफ, 9200, 9300 ऊपर की तरफ, इसी दायरे में हम कुछ समय तक कामकाज कर सकते हैं। तो एक रेंज में ही कारोबार हो सकता है आगे के लिए भी, और सिलेक्टिव स्टॉक्स और पॉकेट्स रहेंगे जहां पर बाइंग देखने को मिल सकती है। क्विकली एक व्यू आपका सीमेंट स्टॉक्स पर चाहिए, उसके बाद सवालों को लेंगे। अच्छा मोमेंटम हमने बनते हुए देखा है। एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही है कि मे के जो वॉल्यूम्स हैं वो पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं। डिक्लाइन की बजाय फ्लैट नोट पर वॉल्यूम्स ओवरऑल मई मंथ में रह सकते हैं। आज हमने देखा, आज ही नहीं था, पिछले एक हफ्ते का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो दिग्गज हो, मिड कैप्स और फिर स्मॉल कैप्स, तो खरीदारी सब जगह दिखी है। आपका व्यू क्या है स्पेस पर, और अगर कोई खरीदना हो स्टॉक तो किस तरह जाने की सलाह देंगे? तो दीपाली जी, सरकार ने ये भी कहा था, और सबसे पहले अगर पाबंदी हटाई थी वो थी निर्माण कार्य को लेकर के, जहाँ पर रोड के निर्माण, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, छोटे छोटे गांव में निर्माण, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों में जो बांध काम हो रहा था, जो निर्माण का कार्य हो रहा, उसको छूट दी गई। बाद में और छूट इस क्षेत्र को दी गई। उसकी वजह से हमने देखा कि जो सीमेंट सेक्टर है वो काफी समय से नजरों में था लोगों के, और आज भी हमने वही देखा। और ताज्जुब की बात यह है कि बारिश के पहले मेरे ख्याल से जो भी सीमेंट के बोरियों को ऑर्डर देना होता है वो ज़्यादातर पे हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय में ये जो बांध काम या निर्माण का काम है, इसमें थोड़ी बहुत हम सुस्ती देखते हैं, और ऑफ टेक यानी कि जो बिक्री है सीमेंट की वो भी थोड़ी बहुत निचले स्तर पर होती है। तो उसी वजह से हमने देखा। तो दिग्गजों में अगर आप मुझे पूछे तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमें पसंद है, एसीसी और अंबुजा भी पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्ट्राटेक। और अगर कोई एक मझौली कंपनी मुझे ढूंढनी है सीमेंट क्षेत्र में, तो
तो दो कंपनियां हैं नजर में, एक तो है रैमको सीमेंट और दूसरी है डालमिया भारत। जो है उन्होंने हमें फोन लाइन पर, माफ कीजिए वो मौजूद नहीं है, उन्होंने हमें डिटेल्स व्हाट्सएप के जरिए शेयर की थी। सवाल है उनका बजाज फाइनेंस पर। 100 शेयर्स हैं उनके पास और जो उनका खरीदारी का प्राइस है वो 2580 का है। 1800 के आसपास ये बंद हुआ है और बिकवाली कांस्टेंट हमने इस स्टॉक में देखी है, जो कि एक समय में क्वालिटी स्टॉक हम कहते थे। अभी क्या करना है इनको, जिनकी 2600 की बाइंग है, ऑलरेडी लोअर लेवल्स की बाइंग है, उसके बावजूद भी नुकसान हो रहा है। और साथ ही उन इन्वेस्टर्स को आपका क्या मैसेज होगा जो खरीदने का प्लान कर रहे हैं? क्या यहाँ से लेना शुरू करना चाहिए या फिर थोड़ा और रुके? तो दीपाली जी, क्वालिटी स्टॉक आज के तारीख में भी है बजाज फाइनेंस, और जाकर आप नतीजों पर गौर करें तो उम्मीद से थोड़े बहुत बेहतर नतीजे आए थे। लेकिन जैसे मैं पहले भी आप ही के साथ बात करते हुए इसी कार्यक्रम में मैंने बताया था कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस में शायद जो दबाव है नतीजों को लेकर के, वो इस वित्तीय वर्ष के पहले और दूसरी तिमाही में ज़्यादा देखने मिलेगा। और हमने मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां भी सुनी बजाज फाइनेंस के, वो काफ़ी उत्साहित है अपने कारोबार को लेकर के। और मुझे लग रहा है कि अगर हम ये दो तिमाही का नज़रिया छोड़ दें, यानी कि पहली और दूसरी तिमाही, और तीसरी या चौथी तिमाही पर ज़्यादा गौर करें, जहाँ पर कामकाज को लेकर के मेरे ख्याल से जो सख्ती है उसमें और भी रियायत दी जाएगी, और भी क्षेत्रों को खोला जाएगा, और फिर से हम धीरे धीरे करके काम पर लौटेंगे, और धीरे धीरे करके जो लोन की मांग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इनका जो निवेश है पहले तो 2580 के आसपास का, मेरी दरखास्त होगी कि अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। 50 या 75 शेयर ये और जुड़ना चाहे, अगर इनके पास निवेश है, निवेश लायक पूंजी है, तो ये और भी जुड़ सकते हैं। और इस तरीके से जो भी लोगों ने बजाज फाइनेंस में निवेश किया है, मेरी राय है कि 1800 के नीचे पहले तो मुझे दायरे काफी सीमित लगते हैं। और ये जो आज जहां पर बंद हुआ मेरे ख्याल से 1830-50 के आसपास, वो खरीदारी के लिए बहुत अच्छा मौका है, नई खरीदारी करने के लिए भी, और अगर आपके पास ऊपरी स्तर पर है तो और जोड़ने के लिए भी। तो होल्ड करने की सलाह है और मौजूदा स्तरों पर और एडिशन भी की जा सकती है बजाज फाइनेंस में। भद्रेश हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद है गुजरात से। भद्रेश जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मेरा इंडिगो है मेरे पास, एविएशन में 991 की है, 300 है मेरे पास। कितने शेयर है? 300? हाँ 300 है, इंडिगो 991 की प्राइस है। बताइए, आपने 990 पर एंट्री तो ली है, लेकिन किस परसेप्शन से ली है? लंबी अवधि के लिए इसको रखना चाहते हैं, छोटी अवधि के लिए खरीदा था? हेलो, आपने किस व्यू के साथ बाइंग की थी भद्रेश जी? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी। इंडिगो हालांकि अगर भाव के हिसाब से देखें तो इनकी एंट्री ठीक लेवल पर है, लेकिन व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म में एविएशन के लिए तो चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में क्या सजेशन होगा इनके लिए? 991 की बाइंग है, 300 स्टॉक्स हैं। तो इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी दीपाली जी, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और आज 26 तारीख है, कल 25 तारीख थी, और 2 महीने बाद उड़ान क्षेत्र का पुनर्जन्म हुआ है। और उड़ान मंत्रालय के तरफ से और उड़ान मंत्री के तरफ से जो भी बयान आए हैं उससे आप भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ है, और शायद भद्रेश जी ने भी सुना होगा उड़ान मंत्री ने क्या बात की है। तो धीरे धीरे करके स्थानीय रूप में आप उड़ाने शुरू कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आने वाले समय में थोड़ी बहुत रियायत देंगे। लेकिन ऐसे समय पर छोटी अवधि के लिए उड़ान क्षेत्र में निवेश करना अपने आप ही मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा खतरों के खिलाड़ी। तो हो सके उतना जल्द आप, अगर आपका छोटी अवधि का ही नजरिया है, तो जो भी ऊपर के तरफ के स्तर मिलते हैं आपको, आप वहां पर निकल जाए। और अगर आपका मन बन गया है परिवर्तन करने का, और अगर लंबी अवधि का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बने रहने की राय दूंगा, क्योंकि आपका निवेश जो है वो अच्छे स्तर पर है। ठीक है, लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड कीजिए, अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो उछाल पर बेचने का सजेशन है, क्लियर स्ट्रैटेजी है। तन्मय माझी हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। तन्मय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं एसबीआई कार्ड का लिया है 615 में, तो 15 क्वांटिटी है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या भी होगा? लॉन्ग टर्म आपका व्यू है, और एसबीआई कार्ड 615 की बाइंग। और इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो ऐसे भी हैं गौरांग जी, जो कि आईपीओ के का अलॉटमेंट भी अब तक होल्ड कर रहे हैं।
700 मिला, 650 मिला, तो उन्होंने ऐड भी किया उन इन्वेस्टर्स ने, स्पेशली जिनको अलॉट नहीं हुए थे, क्योंकि इतना हाइप्ड आईपीओ था। और स्टॉक आप देखिए 500 के निचले स्तर भी दिखा चुका है। क्या सजेशन है इनके लिए, बाकी इन्वेस्टर्स के लिए जो कि होल्ड करते हैं स्टॉक को 600, 650, 700 के प्राइस पर? तो जब आईपीओ आया था तब हमने भी आईपीओ नोट के द्वारा लोगों को राय दी थी कि आप लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश करें। और जिस समय पर आईपीओ आया और लिस्टिंग हुई, मेरे ख्याल से वही समय था जब ये पूरी भयानक परिस्थिति जो कि चीन से बाहर निकली है वो पूरी दुनिया को देखनी पड़ी। और ऐसे समय पर आप कितना भी अच्छा आईपीओ क्यों ना हो, जब सेंटिमेंट्स इतने खराब चल रहे हो तो जाहिर है अंडर परफॉर्म होना छोटी या मध्यम अवधि के लिए काफ़ी लाजमी है। तो पहले तो बने रहें, मेरे ख्याल से करीबन 500 के आसपास या उसके नीचे आकर के बंद हुआ था। समय लगेगा क्योंकि एक ऐसी कंपनी है एसबीआई कार्ड्स जिसकी तुलना लिस्टेड एंटिटीज से अगर आप करना चाहिए तो कोई है नहीं मेरी नज़र में, अगर मैं ठीक हूँ तो। और जो पेडिग्री है वो काफ़ी अच्छी है, इनका जो बेस है सब्सक्राइबर बेस वो भी काफ़ी अच्छा है। तो पहले तो बने रहे, नजरिया शायद इनको 1.5 साल का लगेगा यहाँ से उभरने के लिए, लेकिन ऊपरी स्तर पर निवेश है 500 के नीचे आसपास बंद हुआ है। ये चाहे तो थोड़ा बहुत और भी जोड़ सकते हैं, और इन जैसे अगर कोई और भी निवेशक हैं जिन्होंने शायद आईपीओ में पैसे लगाए हो या आईपीओ की लिस्टिंग के बाद नीचे के स्तर पर खरीदे हो तो और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐड कर सकते हैं इन स्तरों पर बने रहने की सलाह है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगले गौरव हमारे साथ गौरव सक्सेना है मुंबई से। गौरव जी गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे पास 40 शेयर है एचयूएल के 2347 के रेट पे। अभी इसको सेल करना है, होल्ड करना है, और एक और शेयर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने खरीदा था ये शेयर? मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था, वो भी 2300 के प्राइस पर। और दूसरा स्टॉक कौन सा आपके पास? एसआरएफ। और यहाँ पर आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? एसआरएफ का जो मेरा है वो 3560 रुपए का है, 20 क्वांटिटी, और वो भी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था। गौरांग जी, एचयूएल और एसआरएफ शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेवल्स तो इनके थोड़े से खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि 2400 के आसपास की बाइंग है एचयूएल में, और एसआरएफ 3500 3550 की इन्होंने खरीदारी की है। व्यू शॉर्ट टर्म है, क्या सजेशन होगा? दीपाली जी, मैं सबसे पहले तो सभी जो आपके सीएनबीसी आवाज के दर्शक हैं और जो छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया रखते हैं, उनको मेरे तरफ से एक राय है कि पहले तो बाजार सीमित दायरे में है और खबरों पर ज्यादा चलता है, न कि नतीजे कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये महामारी को लेकर के कोविड-19 या फिर जो भी उपनाम देना चाहें आप। अगर छोटी या मध्यम अवधि में, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3-6 महीने बाजार इसी दायरे में घूमता रहेगा, और अगर आप बहुत ही छोटी अवधि के लिए काम करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि बाजार खुलता एक तरफ है, बंद एक तरफ होता है। अगर बढ़त के साथ बंद हुआ तो आज हमने देखा पूरी बढ़त गवा दी, और नीचे के दायरे में खुलता है तो थोड़ी बहुत बढ़त के साथ हम बंद करते हैं। उठा पटक का माहौल काफी रहेगा दीपाली जी, ये स्पष्ट रूप से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जो कि शेयर बाजार में छोटी या मध्यम अवधि के लिए काम करते हैं। इनका निवेश मेरे ख्याल से काफी ऊपर के स्तर पर है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं। दोनों ही कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, और एचयूएल पर तो नतीजे भी जो उम्मीद थी उससे थोड़े बहुत बेहतर आए। एफएमसीजी दिग्गज कंपनी है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम और आप सभी लोग इनका हम खरीदारी करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा अगर नजरिया बदल सकते हैं तो दोनों में बने रहें लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो नजरिया अपना चेंज कीजिए, शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म, और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से दोनों स्टॉक्स पर होल्ड करने की सलाह है। राजन कुमार झा हैं हमारे साथ पटना से। झा साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरी 40 शेयर है मैडम, 32 रुपीज 50 पैसा पर शेयर की। कौन सा स्टॉक है आपके पास? टाटा पावर। टाटा पावर 32 रुपए की आपकी खरीद है, और यहाँ पे अगेन आपका व्यू क्या है? लंबी अवधि के लिए रखा है आपने, छोटी अवधि के लिए खरीदा था? लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा है। गौरांग जी, लॉन्ग टर्म व्यू है, अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, 3 रुपए के मुनाफे में है, और पावर कंजम्पशन तो जो पीक समझ हो रही है उसमें बढ़ा भी है, तो उसका भी फायदा पावर कंपनियों को पहुंचेगा। अब आप बताइए क्या व्यू होगा इनके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो अभी आपका ये प्रोग्राम शुरू हुआ उसके पहले मेरे ख्याल से आपके सहयोगी कविता जी आपके संवाददाता से बात कर रहे थे और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र के ऊपर कुछ टिप्पणियां आ रही थी और मैं सुन रहा था उनको,
और जिस तरीके से पारा ऊपर चढ़ रहा है, ऊर्जा की मांग और भी ज्यादा आ रही है अलग अलग राज्यों की तरफ से। अच्छे स्तर पर खरीदारी, लेकिन इन्होंने 40 शेयर खरीदे हैं। मैं इनको राय दूंगा, और ये भी बता रहे हैं कि इनकी लंबी अवधि का नजरिया है, तो पहले तो बने रहें, और इस स्तर पे भी अगर और जोड़ना चाहे कुछ संख्या टाटा पावर में तो जोड़े। और ये एक ऐसा क्षेत्र है दीपाली जी जिसको इस महामारी को लेकर के ज्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा है। मैं ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहा हूँ और डिस्कॉम्स की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। तो बने रहे, और हमारा जो लंबी अवधि का लक्ष्य वो करीबन 65 से 75 का 65 से 75 का लंबी अवधि का टारगेट है, यानी यहाँ से भी दुगना होने की पॉसिबिलिटी है। और जिस खबर की बात कर रहे थे गौरांग जी, आपको बता दें, प्रकाश प्रियदर्शी हमारे संवाददाता की एक खबर है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 9 ऐसे राज्य हैं देश भर में जहां पर जो पावर कंजम्पशन है या फिर पावर डिमांड है वो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुकी है। जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से जो पावर की डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ी है। इंडस्ट्री के मुकाबले जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो पावर कंजम्पशन है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये खबर आई थी पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई आज। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल ले लेते हैं। ये हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है सवाल, और सवाल हमें भेजा है सिद्धार्थ जैन ने सूरत से। अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है, 200 शेयर से 44 रुपए का प्राइस है। क्या सजेशन होगा अशोक लेलैंड? एक गौरांग जी, अगर पूरे ऑटो क्षेत्र की बात करें, बहुत सारी हाउसेस के रिपोर्ट आई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का व्यू भी आया। एक कंफर्ट कहीं दिख रहा है तो वो 2 व्हीलर में ज्यादा दिख रहा है। अभी कमर्शियल व्हीकल या फिर एमसीएचवी सेगमेंट में थोड़ा सा डर बना हुआ है। आपका व्यू क्या रहेगा? बने रहें स्टॉक में और ऐड करें? क्या व्यू है अशोक लेलैंड पर? तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अगर अच्छी बात कमर्शियल व्हीकल कंपनियों को अगर होगी तो वो है स्क्रैपेज पॉलिसी का, जिसकी घोषणा एक बार नहीं कई बार हमारे जो माननीय यूनियन मिनिस्टर है श्रीमान नितिन गडकरी जी, इन्होंने बात की। हाल ही में भी मेरे ख्याल से कुछ बात करते थे स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के, और तकलीफ ये बात की है कि इंतजार की इंतहा हो गई है लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी अभी तक आई नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो परिस्थिति चल रही है उसके चलते मेरे ख्याल से कई कुछ जो दूसरे काम है उसमें कुछ रुकावट आई होगी, लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड कमर्शियल व्हीकल के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी होगा। और उसके साथ साथ ये जो माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम BS4 टू BS6, और हम तो ऑलरेडी BS6 में आ गए हैं, शायद अगर टैक्स में कुछ कमी की जाए कमर्शियल व्हीकल्स के रिप्लेसमेंट डिमांड ज्यादा हो सकती है। और हम जो 2 व्हीलर की आप बात कर रहे हैं दीपाली जी, वो इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि पहले यहाँ पर टर्न अराउंड आएगा 2 व्हीलर में, बाद में एंट्री लेवल 4 व्हीलर, लग्जरी 4 व्हीलर और फिर कमर्शियल व्हीकल्स में। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं अशोक लेलैंड। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए अशोक लेलैंड, ये सजेशन है। और पूरे ऑटो क्षेत्र में रिकवरी का ट्रेंड कैसा रहेगा, किस सेगमेंट के साथ रहेगा, वो गौरांग जी ने भी आपको बताया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके सवालों को हम कर रहे हैं शामिल। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और अगले कॉलर भी हमारे साथ रितेश हैं इंदौर से सवाल पूछने के लिए। रितेश जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या? जी मैडम, मेरे पास 500 शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं 40 रुपए के एवरेज पे, और IOC के 500 शेयर है 80 रुपए के एवरेज पे, और मैं 500 शेयर और ले सकता हूँ इन दोनों पे। मुझे 3 महीने का इनका शॉर्ट टर्म टारगेट और इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है उसके ऊपर मैं तो आपसे पूछना था। गौरांग जी, BOB और IOC 2 स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं, और ऐड भी कर सकते हैं। 40 रुपए में बाइंग है BOB की, IOC में 80 के आसपास की बाइंग है। लेकिन ये सब तो सही है, लेकिन जो आखिर में इन्होंने बात कही वो ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है कि सिर्फ 3 महीने रखना चाहते हैं। 3 महीने में BOB IOC से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? और इन्होंने और एक शब्द का इस्तेमाल किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा लगता है जब निवेश इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शब्द है इसको लंबी अवधि के नजरिए से गिना जाता है। 3 महीने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाम का कोई शब्द कम से कम मेरी जानकारी में तो है नहीं। और जैसा अभी मैं पूरा विश्लेषण कर रहा था कि अगर आप बहुत ही छोटी अवधि के लिए कामकाज करते हैं तो पहले तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दूसरा, दोनों पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और लंबी अवधि का तात्पर्य ये होता है कि कम से कम 1.5 साल या 2 साल। 3 महीने के पास मेरे ख्याल से पहले तो ये दोनों ही
एक तो सरकारी बैंक और दूसरी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और ये सरकारी शब्द से ही मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दबाव बढ़ जाता है पूरे सरकारी कंपनियों पर, जो भी वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए। तो आप ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद मत कीजिए, जो भी ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं निकलने की कोशिश कीजिए अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इनको रखिए, शॉर्ट टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न बनेंगे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे सिंपली सी आवाज की मुहिम की, जो एनएससी के साथ मिलकर लाया है, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और मकसद हमारा यही है इस मुहिम के जरिए इन्वेस्टर्स को जागरूक करना। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है साइबर क्राइम। अगर आप कोई भी ऐसा व्यापार का लेन देन देखते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जो सस्पिशियस आपको लग रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। और इस स्थिति में सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ब्रोकर को इन्फॉर्म करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट कदम आप ये उठा सकते हैं कि एकदम से टेम्पररी बेसिस पर अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि उस सस्पिशियस ट्रेड का नुकसान आपको ना पहुंचे। एक सतर्क इन्वेस्टर ही अपने नुकसान को बचा सकता है। ऐसा कोई खतरा अगर आप भापते हैं तो आपको तुरंत अलर्ट होना चाहिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने अकाउंट को लेकर, अपने ट्रेड को लेकर। गौरांग जी का व्यू भी ले लेते हैं, क्या कहेंगे गौरांग जी आप इस पर? तो आपने सही फरमाया, और जैसा आपका बैंक में बचत खाता होता है वैसे ही आपका जो खाता होता है ब्रोकर के पास वो भी ऐसे होता है, चाहे फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर डीपी अकाउंट। ये दोनों अकाउंट की तुलना कम से कम मैं तो मेरे बचत खाते से ही करता हूँ जो बैंक में होता है, क्योंकि वो भी आपकी बचत है जहां पर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, और वो जो पैसे आप जमा करते हैं और बचाते हैं उस बचत को आप एनएससी या बीएससी के माध्यम के द्वारा निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो वो भी पैसा ही है और उसको बचा करके रखना आपकी जिम्मेवारी है। आप जिस तरीके से चेकबुक को संभाल करके रखते हैं उसी तरीके से जो भी कागजात आपको ब्रोकर की तरफ से आता है या फिर ईमेल आते हैं उसको भी आपको संभाल करके रखने चाहिए, क्योंकि वो आपकी पूंजी है और आपने बहुत ही मेहनत से ये पूंजी कमाई है। तो मेहरबानी करके लापरवाही न बरतें और इसको भी उतनी ही अहमियत दें जितने आप बैंक के बचत को खाते को अहमियत देते हैं। जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और अलर्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, साइबर क्राइम का स्पेशली आप शिकार ना हो उससे बचने के लिए। शुक्रिया गौरांग जी, आप शो में आए, सभी स्टॉक्स पर आपने व्यू दिया, हमारे मुहिम पर भी चर्चा की। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी की आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।